डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर काफी इन्वेस्टर्स, स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स, पुट फॉर्थ करते हैं। और इसी क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए आज मैं इस वीडियो में आपके साथ अपनी सारी रिसर्च शेयर करूंगा। तो अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में थोड़ा बहुत रिटर्न्स और रिस्क के बारे में एड्रेस करके इस क्वेश्चन को मैं रफा दफा कर दूंगा, देन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बिकॉज आज मैं इस वीडियो में 8 डिफरेंट फैक्टर्स और क्राइटेरियाज के बेसिस पे ये डिसीजन लेना चाहूंगा कि आपके लिए और मेरे लिए स्टॉक्स ज्यादा सही हैं या म्यूचुअल फंड्स। सो इफ you're interested, stay tuned because we are starting right now. Now, before I start my video, I want to establish common ground for all my viewers by explaining कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं and how do they basically work. म्यूचुअल फंड्स वो कंपनीज हैं जो आपसे पैसा लेती है एंड आपसे लिए गए पैसे को पूल करके काफी ज्यादा अलग अलग सिक्योरिटीज में आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर देती है। Whereas स्टॉक में अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहें तो हम डायरेक्टली शेयर मार्केट में जाके जिस भी कंपनी का हम स्टॉक खरीदना चाहते हैं, वी कैन बाय इट फ्रॉम देयर। हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया वुड बी नोइंग कि ये प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है। अगर आपको शेयर्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, यू डेफिनेटली नीड अ डीमैट अकाउंट। वेयरएज अगर हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। रही बात डीमैट अकाउंट बनाने की, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस, स्पेशली अब जो इतने डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए हैं, यू कैन इजीली ओपन अ डीमैट अकाउंट इन मैटर ऑफ मिनट्स एंड द होल प्रोसेस इज ऑनलाइन। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड्स, दोनों में इन्वेस्टिंग करने के लिए हमें अपना केवाईसी करवाना अनिवार्य है। सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से केवाईसी इज अ मेथड थ्रू विच म्यूचुअल फंड होल्डर्स आइडेंटिटी कैन बी वेरीफाइड एंड दोनों में ये करवाना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एंड इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। एक बार आपने केवाईसी करवा दिया, फिर चाहे स्टॉक्स हो चाहे म्यूचुअल फंड्स, आप दोनों में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। हमारा सेकंड क्राइटेरिया वुड बी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट्स। अगर हमें डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मेजर कॉस्ट जो हमें बेयर करनी पड़ती है, दैट विल इंक्लूड एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस एंड कमीशंस जो हमें हमारे ब्रोकरेज हाउस को पे करनी पड़ती है। वहीं जो ये सारा बाइंग एंड सेलिंग म्यूचुअल फंड में होता है, उसकी सारी कॉस्ट म्यूचुअल फंड बियर करता है एंड उसके अगेंस्ट वो हमसे चार्ज करता है एक्सपेंस रेशियो। अगर हम ऊपर से देखें, हमें लगेगा कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ही हमें काफी ज्यादा कमीशंस और चार्जेस को बियर करना पड़ता है और वहीं म्यूचुअल फंड में इतना खर्चा नहीं है, बट असल में ऐसा नहीं है। जो म्यूचुअल फंड्स की एक्सपेंस रेशियोज होते हैं वो काफी बड़ा फैक्टर प्ले करती हैं हमारे कॉस्ट्स में। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में हमारी जो एक्सपेंसेस हैं एंड जो हमारे कमीशंस हैं वो यूजुअली फिक्स्ड रहते हैं थ्रू आउट आवर इन्वेस्टिंग लाइफ। लेकिन अगर हम सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें एंड ओवर द इयर्स हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ते रहे, वैसे ही हमारी कमीशंस और हमारे एक्सपेंसेस म्यूचुअल फंड में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। लेट्स से 20-30 इयर्स डाउन द लाइन हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ हो गई और उनकी एक्सपेंस रेशियो अभी भी 2% है, तो वो हमसे 2 लाख रुपए की कमीशंस म्यूचुअल फंड पे चार्ज कर सकते हैं। और वहीं ये कॉस्ट हमारे डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कांस्टेंट रहेगी, नियर अबाउट 1000, अगर हम डिस्काउंट ब्रोकर्स के थ्रू हमारी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हैं। Our third criteria would be the amount of time and effort that we need to put in while researching. हम सबको ऊपर से पता है कि डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग में काफी ज्यादा टाइम और एनर्जी लग जाती है, लेकिन अगर हम टोटलिटी में देखें तो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में भी काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। कैसे? आपको पता है आज के दिन पे, एज ऑफ टुडे, देयर आर 44 रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड हाउसेज इन इंडिया एंड अगर हम उन सब की टोटल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स देखें, दैट क्रॉसेस द बेंचमार्क ऑफ 2500। यहाँ पे बीएसई में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स ही 5000 हैं एंड म्यूचुअल फंड स्कीम्स 2500 हैं। डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, दी अल्टीमेट स्टॉक पिकिंग गाइड, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। लेकिन म्यूचुअल फंड की रिसर्च में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। वी नीड टू फैक्टर इन लॉट ऑफ थिंग्स। हमें उस म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक करना पड़ेगा, उसके पीयर्स और उसके कंपेटिटर्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना पड़ेगा, उसका जो फंड मैनेजर है वो कितना अच्छा है, हाउ गुड इज ही एट पिकिंग स्टॉक्स, ये जानना पड़ेगा। जो फंड मैनेजर है उसके बाकी जो फंड्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये भी जानना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, एंट्री लोड, एसेट अंडर मैनेजमेंट, कैश होल्डिंग्स, इन सब के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी हम जान पाएंगे कि अच्छा म्यूचुअल फंड हमारे लिए कौन सा है। तो देखा जाए म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने में भी काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट तो जरूर लगता है। तो ये कहना गलत है कि म्यूचुअल फंड सर्च करना इतना आसान है। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे एंड दैट विल बी डाइवर्सिफिकेशन। अब मैं ये घिसी पिटी बात नहीं करूंगा कि म्यूचुअल फंड्स में काफी ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन इन
एंजॉय कर लेता है एक इन्वेस्टर, ये बात तो सही है, लेकिन इसी को हम एक और पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जब हम शेयर मार्केट में करते हैं तब हम सिर्फ एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं एंड दैट इज इक्विटी, व्हेयरएज म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम काफी ज्यादा एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरी डेफिनेशन पे जाओ, मैंने डेफिनेशन में कहा था कि सारा पूल्ड मनी कैन बी इन्वेस्टेड इन अ लॉट ऑफ सिक्योरिटीज, इन अ लॉट ऑफ एसेट क्लासेस। सिर्फ इक्विटी में ना इन्वेस्ट करके एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू डेट में इन्वेस्ट कर सकता है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है और इवन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इक्विटी में 30 स्टॉक्स खरीदने से नहीं मिलती। इक्विटी के अलावा बाकी एसेट क्लास में भी जब आप इन्वेस्ट कर लेते हो, आप अपना रिस्क, आप अपना डाउनसाइड वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रिड्यूस कर लेते हो। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर डाइवर्सिफाई करने के लिए हमेशा अक्सर म्यूचुअल फंड्स की हेल्प जरूर लेता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा टैक्स। अगर हम लीगली देखें तो चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड्स, दोनों में कहीं पे भी अगर कैपिटल गेन एक इन्वेस्टर एंजॉय करता है तो उस पे उसे टैक्स देना पड़ता है। तो चाहे डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो या म्यूचुअल फंड्स, दोनों में टैक्स तो उतना ही पे करना पड़ेगा एक इन्वेस्टर को। लेकिन इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड्स फिर भी काफी ज्यादा टैक्स रिलीविंग हो जाते हैं। अगर मैं स्पेशली बात करूं ELSS की, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें इन्वेस्ट करने से इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के अंडर हम अपनी टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख तक रिड्यूस कर लेते हैं। 80C सेक्शन के अंदर काफी ज्यादा चीजें हैं, बी इट मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस एंड व्हाट नॉट। आप उन सभी का क्लेम तो जरूर लें एंड लेट्स से आपने अभी तक 1 लाख रुपए का क्लेम ले लिया एंड 50,000 का क्लेम बचा हुआ है, आप उस 50,000 की इन्वेस्टमेंट ELSS में कर दें, जिससे आपकी वो 50,000 की डिडक्शन भी अवेल कर सकें। एंड हमें पर्सनल फाइनेंस में हमेशा बताया जाता है कि टैक्स इज योर बिगेस्ट एनिमी। आपकी हार्ड अर्नड मनी आपसे ले ली जाती है थ्रू टैक्स एंड आप जितना ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं बचाए, चाहे वो ELSS में इन्वेस्ट करने के लिए ही क्यों ना हो। हमारे फिफ्थ पॉइंट को मैं नेम करूंगा मिसलेनियस, क्योंकि इसके अंदर ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जिनको मैं एक अच्छे पॉइंट में ग्रुप नहीं कर पाया। यहाँ पे मैं बात करूंगा डिसिप्लिन की एंड मैं बात करूंगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हुए डिसिप्लिन रहना काफी आसान है। आप एक सिप शुरू करवा सकते हो जहां आप अपने सैलरी अकाउंट से हर महीने की पहली तारीख को कुछ अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट करवा लो, जिससे आप सिस्टमैटिकली एंड डिसिप्लिन वे में हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहो। लेकिन शेयर्स में जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो हमें ये डिसिप्लिन खुद मेंटेन करना पड़ता है, जो कभी कभार काफी मुश्किल हो जाता है न्यू इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरा सब पार्ट था मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो जितने रुपए का एक्चुअली शेयर है, लेकिन म्यूचुअल फंड में देयर इज नो सच मिनिमम लिमिटेशन। अगर मुझे रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए मुझे मिनिमम 2,000 रुपए चाहिए, क्योंकि उनका एक शेयर लगभग 2,000 रुपए का है। लेट्स से मेरे पास नहीं है, इसके बदले मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूं जिसकी मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट इज 100 रुपीज एंड मैं उस म्यूचुअल फंड में एंट्री लूंगा जिसने अपने पोर्टफोलियो में रिलायंस का काफी ज्यादा शेयर खरीदा हुआ है। तो अगर मैं देखूं, मैंने 100 रुपए में रिलायंस का थोड़ा सा पार्ट खरीद लिया जो मैं एक शेयर में डायरेक्टली नहीं खरीद सकता था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी रिस्क। रिस्क की बात करो तो मैं इसको 2 वेज में डिफाइन करना चाहूंगा। सबसे पहले वॉलेटिलिटी इन प्राइसेस। अगर मैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में 1-2 शेयर में इन्वेस्ट करूं और वहीं मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं तो मुझे अपने शेयर्स वाले पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी इन प्राइसेस देखने को मिलेगी, जो मुझे ना भाए। आई डो नॉट वांट कि मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू हर रोज 10-15% से फ्लक्चुएट करते रहे, और वहीं म्यूचुअल फंड में वो वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। दूसरा अमाउंट ऑफ रिस्क इज परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल तभी होता है जबकि आपकी इन्वेस्ट हुई कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, एंड दिस इज हाईली लाइकली ओनली व्हेन यू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन शेयर्स। आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, और ऐसा इसलिए है कि अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की वैल्यू 3-4 हफ्तों में 40% तक गिर गई तो आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर की जॉब खतरे में आ जाएगी। उसके गले पे हमेशा तलवार लटकी रहती है, वेयर ही इज आंसरेबल टू नॉट ओनली म्यूचुअल फंड कंपनी बट ऑल्सो टू यू इन्वेस्टर्स। उसके गले पे तलवार लटकी रहेगी कि मुझे परफॉर्मेंस देनी है, एंड इसी प्रेशर के अंडर वो कभी भी कोई ऐसा स्टेप नहीं लेगा कि उसकी जॉब खतरे में चल जाए एंड आपको काफी ज्यादा परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल बियर करना पड़े। हमारा फाइनल पॉइंट ऑफ डिस्कशन वुड बी रिटर्न्स। नो डाउट, अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स पिक करते हैं, देयर आर चांसेस कि आप वो मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढ लें जो अगले 3-4 सालों में 5x या 10x रिटर्न्स आपको दे दे। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके अमीर नहीं बन सकते। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहें तो आप इजीली काफी ज्यादा वेल्थ अक्यूमुलेट कर सकते हैं, एंड आप ये तभी कर सकते हैं अगर आपके पास एक म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी हो।
इसी म्यूचुअल फंड इंडेक्स इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। इस स्ट्रैटेजी से मैंने 28% CAGR रिटर्न बैक टेस्ट करके निकाला एंड मैंने सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहा, एक डेट म्यूचुअल फंड एंड दूसरा इंडेक्स म्यूचुअल फंड। दोनों ही ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो काफी ज्यादा लो रिस्की हैं, बट एट द सेम टाइम मैं 28% CAGR रिटर्न अचीव कर पाया सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। नाउ व्हाट इज गुड फॉर यू, इट totally depends upon what stage of your investing cycle are you on. I'm pretty sure अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, you're just starting on with your investing journey, which certainly means कि आपको म्यूचुअल फंड से ही शुरू करना चाहिए, बिकॉज अभी ना आपके पास इतना डिसिप्लिन है, ना आपके पास इतनी नॉलेज है, ना आपके पास इतना कैपिटल है। इन सभी को ओवर द टाइम गेन करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे अपने पैर भी गीले करने चाहिए। सो जस्ट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, आप नो डाउट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, लेकिन हमारा एम यही होना चाहिए कि हम ओवर द ईयर्स इन्वेस्टिंग सीखें, स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखें एंड धीरे धीरे स्टॉक्स पिक करना भी शुरू कर दें। Over the years, 10 years down the line, हम चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड्स are only 20-30% of our total portfolio and 70-80% हमारे individually picked stocks हों। And this is it. I hope you did enjoy watching this video, and if you did, do not forget to like, share and subscribe। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, I'm pretty sure आप वो म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी जानना चाहेंगे जिसके थ्रू आप 28% रिटर्न गेन कर सकते हैं। एंड टॉप पे दिस इज द वीडियो जिसमें मैंने पूरे के पूरे स्टेप एक्सप्लेन किया कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग सीखनी है, देन यू कैन क्लिक ऑन दिस वीडियो, जहां मैंने अल्टीमेट स्टॉक पिकिंग गाइड बताई है और वो 4 स्टेप्स बताए हैं जिसके थ्रू आप धीरे धीरे करके स्टॉक्स पिक करना सीख सकते हो। सो गो ऑन, क्लिक ऑन एनी वन ऑफ देम एज पर योर इंटरेस्ट। स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग।